हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के आधुनिक भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करके लाया हूँ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है अमृतसर को। अगला सवाल, बड़ा इमामवाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामवाड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लखनऊ में। तो लखनऊ में बड़ा इमामवाड़ा स्थित है। अगला सवाल, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन, वो है बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। ऑप्शन बी यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक। इन्होंने रोपड़ में रंजीत सिंह जी का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया था। तो ऑप्शन बी यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है गोवा। तो गोवा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है रेड ड्रैगन। ये भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत में फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है पौंडीचेरी। तो ऑप्शन बी यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रमान है? अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए गए उनका सही कालानुक्रम है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोबारा है। तो
इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है बक्सर की लड़ाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मोडिया, ये पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर, इनके इनके मुगल अस्तित्व के पतन के साथ समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन सी, वो है पुर्तगालियों को समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, वास्को दी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? वास्को दी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है कालीकट में। तो कालीकट ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जहाँ पर वास्को दी गामा 1498 में भारत में आया था। अगला सवाल, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। इन्होंने इस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पुर्तगाली यात्री वास्को दी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को दी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जमोरिन। जमोरिन इन भारतीय राजा ने पुर्तगाली यात्री वास्को दी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत किया था। तो ऑप्शन सी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? पौंडीचेरी का वह एक फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन डी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई का अहमद शाह अब्बाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्बाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन डी, शाह आलम। तो शाह आलम आंसर डी, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में डच का सबसे प्रारंभिक अधिनिवेश था। तो ऑप्शन डी ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला सवाल, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराज उद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान और सिराज उद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी जो है बंगाल, तो बंगाल ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराज उद्दौला यहाँ के नवाब थे। अगला सवाल, पुर्तगाली टिम्बर की तलाश में भारत में आए थे। पुर्तगाली टिम्बर की तलाश में भारत में आए थे, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है मसाले। तो मसाले के लिए पुर्तगाली भारत की तलाश में आए थे, तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शासक शाह आलम दूसरा से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक शाह आलम दूसरा से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद की सिंधी, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इसके साथ भारत में ब्रिटिश इंडिया फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था, तो ऑप्शन डी वांडीवाश का युद्ध, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के बाद, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो ऑप्शन ए वेडी वॉन्स की लड़ाई, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यही वो लड़ाई थी जो निर्णायक सिद्ध हुई थी, तो ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो ऑप्शन सी पुर्तगाली, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो गुजरात का शासक बहादुर शाह को पुर्तगालियों के संघर्ष में मारा गया था, तो ऑप्शन सी यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत में पर लागू की थी? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की थी? तो आपके ऑप्शन से तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सातारा। तो सातारा राज्य पर अपहरण नीति सबसे पहले भारतीय पर लागू की थी। अगला सवाल, बंगाल में द्वैध शासक तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासक तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इन्होंने ही बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब-ए आलम बहादुर का खिताब जीता था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब-ए आलम बहादुर का खिताब जीता था? तो ऑप्शन सी बख्त खान, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यह आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, जब 1856 में डलहौसी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौसी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब कौन था? तो ऑप्शन डी अली वर्दी खान, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा।
जब जब 1856 में डलहौसी ने अवध पर कब्जा किया था तो अली वर्दी खान वहाँ का नवाब था। अगला सवाल, बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई वर्ष टिम्बर टिम्बर में लड़ी गई थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 1764 में बक्सर की लड़ाई हो गई थी। अगला सवाल, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद्दौला इनके बीच प्लासी की लड़ाई हो गई थी। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो ऑप्शन बी, मीर कासिम, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मीर कासिम ने ही 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो ऑप्शन बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1911 में। तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था। अगला सवाल, लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद्दौला को किस युद्ध में हराया था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध, इसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद्दौला को हराया था। तो ऑप्शन ए ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था। इस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया था। तो ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बरो, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी, मालाबार, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो ऑप्शन बी, 1853 में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ऑप्शन बी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, मॉरल मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ। मॉरल मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1909 में मॉरल मिंटो सुधार पारित हुआ। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। निम्नलिखित स्थानों में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अगला सवाल, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः से ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है कृषि का। तो कृषि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल,
भारत की स्वतंत्रता के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया? भारत में स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है सर थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन ए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है हकीम अजमल खान। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? इस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनके ही कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो ऑप्शन ए कैनिंग यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी कैनिंग वायसराय के काल में भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए यह आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जे हेंकी। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ऑप्शन सी 1835 में यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति के रचना के लिए विख्यात हुआ? तो ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो हम मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।